कोई स्टार्टअप हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई पर्सनल ब्रांड हो या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर कोई वायरल होना चाहता है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता है। अब कुछ वीडियोस तो वायरल हो जाते हैं मगर कुछ नहीं होते, कुछ कैंपेन तो वायरल हो जाते हैं मगर कुछ नहीं होते। तो क्या है इसका राज? क्यों कुछ कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हैं और कुछ नहीं है? आज की बुक समरी यही राज खोलने वाली है। तो आज की बुक समरी है कंटेजियस, जिसे लिखा है जोनाह बर्जर ने। जोनाह बर्जर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल में मार्केटिंग प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही वो एक ऑथर भी हैं, जिनकी अब तक 3 बेस्ट सेलर किताबें आ चुकी हैं। जोनाह वर्ड ऑफ माउथ, कंज्यूमर बिहेवियर और वायरल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। उनके कई आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। कंटेजियस का मतलब होता है वायरल, ट्रेंडिंग या फिर तेजी से फैलने वाला। अब ये कोई ट्वीट भी हो सकता है, कोई ब्लॉग या आर्टिकल भी, या फिर कोई कैंपेन या फिर कोई नया प्रोडक्ट। इस बुक समरी में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कंटेजियस हैं, चाहे वो स्टोरी हो या आइडिया, कोई ब्रांड हो या फिर मार्केटिंग। हम इस बुक समरी के जरिए उन 6 प्रिंसिपल्स या स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी भी चीज को कंटेजियस बना सकती हैं। क्यों हम कई बार किसी भी बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं या किसी चीज को अंधाधुंध फॉलो करने लगते हैं? अगर यह सवाल आपके मन में भी उठता है और आप भी कंटेजियस होना चाहते हैं, तो फिर आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी कंटेजियस बाय जोनाह बर्जर। इमेजिन कीजिए कि आप डैंडेलाइन फूल की पंखुड़ियों को हवा में धीरे से उड़ा रहे हैं। अब यह सोचिए कि आप फनी कैट वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। सोचिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सब कंटेजियस के एक एग्जाम्पल हैं। ऐसे 6 प्रिंसिपल्स हैं जो किसी आइडिया को इतना वायरल या ट्रेंडिंग बना देते हैं कि लोग उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाते। जोनाह बर्जर इन्हें 6 स्टेप्स बोलते हैं और इस बुक में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें से फर्स्ट स्टेप है सोशल करेंसी, सेकंड स्टेप है ट्रिगर और थर्ड स्टेप है इमोशन, फोर्थ स्टेप है पब्लिक और फिफ्थ स्टेप है प्रैक्टिकल वैल्यू और सिक्स्थ स्टेप है स्टोरीज। इस बुक के खत्म होते होते आप ये सीख चुके होंगे क्यों कुछ आइडियाज फटाफट वायरल हो जाते हैं, और आप ये भी सीखेंगे कि कैसे नेक्स्ट ट्रेंड क्रिएट किया जाए। कुल मिलाकर के ये बुक आपको कंटेजियस बनना सिखा देगी। तो आइए फिर इस वैल्यूएबल बुक समरी को शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, सोशल करेंसी। चलिए अब कंटेजियस के पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। सोशल करेंसी का क्या मतलब है? कोई आइडिया हो सकता है, स्टोरी या कोई नया प्रोडक्ट, या फिर एक थॉट या फिर कोई एक एक्सपीरियंस जो कोई इंसान दूसरों से शेयर करना चाहता है। आदमी सोशल एनिमल होता है और जो चीज उसे पसंद आती है उसे दूसरों से शेयर करना चाहता है। हम लोग आपस में एक जुड़ाव, एक कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम सोशल करेंसी यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन नए शूज खरीदे, आपको जूते पसंद आते हैं, फिटिंग भी बढ़िया है। आप जूते पहनकर रूम के अंदर चलकर देखते हैं, आपको जूते बड़े आरामदायक लगते हैं। तो अब आप उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताते हैं, यानी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि दूसरे भी उसका फायदा उठाएं। इसे ही सोशल करेंसी बोला जाता है। बेशक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल, इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और कूल बनना चाहते हैं। ऑफलाइन आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं, आप अपनी जान पहचान वालों के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप अपनी बेस्ट फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं। अब इसे कुछ इस तरह से सोचिए, हर एक स्टोरी या आइडिया आर्केड के एक टोकन या कॉइन की तरह है। अगर लोगों को आपकी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप जीत गए और आपका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हो जाता है। तो आप और ज्यादा सोशल करेंसी कैसे पा सकते हैं? अब इसके 3 तरीके हैं। पहला है इनर रिमार्केबिलिटी, दूसरा है गेम मैकेनिक्स और तीसरा है लोगों को इनसाइडर की तरह फील कराना। इनर रिमार्केबिलिटी का रूट वर्ड है रिमार्केबल। कोई भी प्रोडक्ट, स्टोरी या आइडिया जो कुछ हटकर हो कंटेजियस बन जाता है। 2002 में एक बेवरेज कंपनी स्नैपल ने एक रिमार्केबल मार्केटिंग कैंपेन निकाला।
कंपनी ने हर स्नैपल बॉटल की कैप के अंदर फन फैक्ट्स लिखने शुरू किए। तो जब भी आप स्नैपल की बॉटल खरीदते थे तो आपको एक फन फैक्ट मिलता था। हालांकि ये रैंडम फैक्ट्स होते थे, पर ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिविया होते थे जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे। एक एग्जाम्पल है फैक्ट नंबर 12, कंगारूज बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ नहीं चल सकते। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 37 है, एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ के 2 हफ्ते तक ट्रैफिक लाइट के चेंज होने का इंतजार करने में बिता देता है। लोग रिमार्केबल आइडियाज या स्टोरीज को उन लोगों से शेयर करना चाहते थे जो उनके करीबी होते थे, क्योंकि वो अपनी सोशल करेंसी बढ़ाना चाहते थे। एक और तरीका है ज्यादा सोशल करेंसी हासिल करने का, वो है गेम मैकेनिक्स। हर साल दिसंबर में स्टारबक्स एक प्रोमो रिलीज करता है जिसमें कस्टमर को क्रिसमस सीजन ड्रिंक्स के 12 डिफरेंट वैरायटीज खरीदनी होती हैं। अगर आपने स्क्रैच कार्ड में सारे ड्रिंक्स कंप्लीट कर दिए तो मतलब आप खुद का स्टारबक्स प्लानर जीत गए। पर आप इसे कैश के लिए नहीं खरीद सकते थे, आपको गेम मैकेनिक्स फॉलो करना होता था ताकि आपको एक्सक्लूसिव स्टारबक्स प्लानर मिल सके। तो ये है गेम मैकेनिक्स, और ये इसीलिए कंटेजियस है क्योंकि इंसान को हमेशा से ही गेम्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। चाहे इनाम छोटा सा ही क्यों ना हो, पर जीतने वाले को बड़ी खुशी मिलती है। जरा याद कीजिए वो रिवॉर्ड्स जो आपको ग्रोसरी स्टोर या गैस स्टेशन पर मिलते हैं, और आपकी फेवरेट एयरलाइन या फिटनेस जिम में आपको मिलने वाले मेंबरशिप रिवॉर्ड या पर्क्स। सोशल करेंसी बढ़ाने का जो लास्ट तरीका है वो है लोगों को इनसाइडर फील कराना। क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में सीक्रेट डोर के बारे में सुना है? वहां ऐसा कोई साइन या पोस्टर नहीं दिखेगा जिससे लोगों को पता चले कि अंदर कोई रेस्टोरेंट है, पर जो अक्सर वहां आते हैं उन्हें मालूम होता है कि किस तरफ से दरवाजा खोल करके अंदर जाना है। एग्जाम्पल के लिए प्लीज डोंट टेल नाम से न्यूयॉर्क में एक सीक्रेट एंट्रेंस वाला एक बार है। इस बार के मालिक हैं ब्रायन शबायरो और क्रिस एंटिस्टा। प्लीज डोंट टेल का एंट्रेंस दरवाजा एक फोन बूथ के अंदर से खुलता है, ठीक वैसा ही जैसा सुपरमैन यूज किया करता था। यह फोन बूथ एक हॉट डॉग रेस्टोरेंट क्रिफ डॉग के अंदर है जो ब्रायन और क्रिस का ही है। जब आप फोन बूथ के अंदर दाखिल होते हैं और नंबर डायल करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने टेबल बुक कराई है। क्यों? क्योंकि प्लीज डोंट टेल हमेशा पूरी तरह से बुक रहता है। तो देखा आपने, यह है लोगों को इनसाइडर फील कराने का कमाल। तो सोशल करेंसी के मेथड समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है ट्रिगर्स। आपको क्या लगता है कौन से आइडियाज ज्यादा वायरल होते हैं, इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग? तो जवाब है दोनों। एक साइट, एक ट्रिगर, एक स्मेल या एक शब्द। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया की याद दिला सकती है। अब यह जरूरी नहीं कि आइडिया इंटरेस्टिंग हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोई भी चीज वर्ड ऑफ माउथ यानी कि बात को फैलाने में एक ट्रिगर का रोल प्ले कर सकती है, और एडवर्टाइजर्स इन्हें ट्रिगर का फायदा उठाते हैं। अब जैसे किटकैट कैंपेन को ही ले लीजिए, जहां किटकैट को कॉफी से जोड़ दिया गया है, यानी किटकैट खाने से कॉफी पीने जैसी एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, इसलिए किटकैट खाने के एडवर्टाइजर्स को यकीन है कि कॉफी देखते ही लोगों को किटकैट की याद आ जाएगी। 2007 की बात है। किटकैट का बिजनेस हर्षे के पास जा रहा था। हर्षे के पास कस्टमर्स को लुभाने के लिए हर प्रोडक्ट था, रीस से लेकर किसेस तक सब कुछ। ऐसे में किटकैट को मार्केटिंग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना था। तब कॉलिन चोरक को हायर किया गया किटकैट को फिर से जिंदा करने के लिए, और तब गिव मी अ ब्रेक कैंपेन पास किया गया जिसके लिए उन्हें नए आइडियाज की जरूरत थी। कॉलिन को एक ऐसा आइडिया आया जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा किटकैट की याद आए, पर उनका यह आइडिया 80s के दशक का कोई कैची सॉन्ग नहीं था। कॉलिन ने किटकैट को कॉफी के साथ जोड़ दिया। एड में कॉफी और किटकैट टेबल में साथ साथ दिखाए जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब भी आपको ब्रेक की जरूरत महसूस हो, आप कॉफी और किटकैट ले सकते हैं, जैसे कि दोनों फ्रेंड्स हों। यह कैंपेन काफी हिट रहा। किटकैट ब्रांड का प्रॉफिट $300 मिलियन से बढ़कर $500 मिलियन तक पहुंच गया। अचानक से किटकैट बहुत ज्यादा बिकने लगी, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कॉफी ने किटकैट के लिए एक ट्रिगर की तरह काम किया। तो कोई भी चीज माउथ पब्लिसिटी से हिट हो सकती है। जो भी चीज लोगों को शेयर करने लायक लगे, लोग उसे दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं। चाहे कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो, या कोई एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लोग उसे शेयर जरूर करते हैं। तो आखिर वो कौन से ट्रिगर होते हैं जो एक आइडिया को कंटेजियस बनाते हैं? तो जवाब है कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, वो आइडिया टॉप ऑफ द माइंड में होना चाहिए।
ऐसी कोई भी चीज जो उस वक्त आपको किसी चीज की याद दिलाए। यानी ट्रिगर कोई भी चीज हो सकते हैं जो आपके माइंड में उस वक्त आए और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। चलिए अब एक और चॉकलेट ब्रांड की बात करते हैं। इस नटी कैरेमल चॉकलेट बार का नाम है मार्स। 1997 में नासा ने पाथफाइंडर मिशन लॉन्च किया था। इसका गोल था एक ऐसा लैंडर लॉन्च करना जो मार्स की जमीन से क्लाइमेट और उसके एटमॉस्फेयर से सैंपल कलेक्ट कर सके। इस मिशन में कई $मिलियन खर्च किए गए थे और मिशन सक्सेसफुल रहा था। पाथफाइंडर अपना टास्क पूरा करने के बाद सलामत धरती पर लौट आया। अब मार्स चॉकलेट बार का नासा के इस मिशन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये चॉकलेट तो फ्रैंकलिन मार्स के नाम पर रखी गई थी, जो कि कंपनी के फाउंडर थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स नाम उन दिनों कंटेजियस हो गया था और इसलिए मार्स की चॉकलेट की सेल्स भी रातों रात आसमान पर पहुंच गई। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से सेल्स इंक्रीज करने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि एक ही नाम की वजह से लोगों ने मार्स को चॉकलेट से जोड़ लिया था। उस वक्त मार्स ने किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया था। कंपनी का कोई भी कैंपेन नहीं चल रहा था, पर मार्स नाम सुनकर ही लोगों को मार्स मिशन की याद आ जाती थी और लोग मार्स चॉकलेट बार खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो जाते थे। तो ट्रिगर्स को समझने के बाद अब हम समझेंगे इमोशंस को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ आर्टिकल या ब्लॉग बाकियों से ज्यादा शेयर किए जाते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि वो लोगों में इमोशंस पैदा कर देते हैं। कोई भी कंटेंट जिससे लोगों को खुशी मिले, गुस्सा आए, डर लगे या उदास कर जाए, ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अगर आप कंटेजियस होना चाहते हैं तो आपको लोगों को यह फील कराना होगा कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। चाहे आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो या कोई कमर्शियल बना रहे हो या कोई ब्लॉग या बुक लिख रहे हो, जब तक आप लोगों के इमोशंस नहीं जगाएंगे आप पॉपुलर नहीं हो सकते। तो आप कंटेजियस होने के लिए क्या करेंगे? आप अभी चाहे जॉब कर रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट या टॉपिक को पॉपुलर बनाना चाहते हो, आपको लोगों की फीलिंग्स पर फोकस करना होगा। आप चाहे अपनी प्रेजेंटेशन में कितने ही फिगर्स या फैक्ट्स शेयर करें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर जहां आपने उनके इमोशंस जगा दिए, लोग ध्यान से आपकी बात सुनने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे, किटन्स या पपीज काफी हिट टॉपिक होते हैं। इनके वीडियोस लोगों में इतने पॉपुलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोगों का दिल छू लेते हैं और लोगों को बड़े क्यूट लगते हैं। यहां पर हम आपको एक टिप देते हैं। अगर कभी आपको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक पर भी बात करनी हो, तो भी आप अपनी स्पीच को कंटेजियस बना सकते हैं। आपका फोकस हमेशा लोगों के इमोशंस पर होना चाहिए। अपने कमर्शियल एड, प्रेजेंटेशन, ब्लॉग, आर्टिकल या स्पीच वगैरह में इमोशंस लाने की कोशिश कीजिए, जिसे देखकर या सुनकर आपकी ऑडियंस को कुछ फील होना चाहिए। इमोशंस के साथ कही हुई बात लोगों को ज्यादा वक्त तक याद रहती है और लोग दूसरों से शेयर भी करते हैं। एंथनी कैफरो गूगल की क्रिएटिव लैब टीम का मेंबर है। उसे गूगल के ग्राफिक डिजाइन इंप्रूव करने के लिए हायर किया गया था। उन दिनों क्रिएटिव लैब एकदम नया कॉन्सेप्ट था। तब गूगल भी अपने शुरुआती दौर में था, इसीलिए उन दिनों गूगल का मेन फोकस सिर्फ एनालिटिक्स पर होता था। उस वक्त इमोशंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया ही नहीं था। क्रिएटिव लैब के ज्यादातर आइडियाज हायर पोजीशन में बैठे लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे। फिर एक दिन टीम को एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने का काम मिला जो गूगल के नए सर्च इंटरफेस को हाईलाइट करे। क्रिएटिव लैब के एक टीम मेंबर ने सुझाव दिया कि इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए कि कैसे बेटर सर्च किया जाए। एक दूसरे मेंबर ने ऑनलाइन ट्रिविया गेम डेवलप करने का आइडिया दिया। इसी बीच एंथनी कैफरो ने देखा कि गूगल में सब कुछ है सिवाय इमोशंस के। गूगल के पास एक अमेजिंग इंटरफेस था जो लोगों को काफी हेल्पफुल सर्च रिजल्ट देता था, लेकिन ये अपने यूजर्स के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो एंथनी ने सोचा क्यों ना एक स्टोरी वीडियो बनाया जाए, जिसे उसने पेरिशियन लव का नाम दिया। इसमें एक लव स्टोरी थी जो गूगल पर सर्च क्वेरीज के जरिए बताई जा रही थी। इस वीडियो क्लिप में कोई एक्टर या वॉइस कुछ भी नहीं थी, सिर्फ म्यूजिक था और वर्ड्स जो सर्च बार में टाइप होते थे। वीडियो कुछ ऐसे शुरू होता था। एक लड़का स्टडी अब्रॉड पेरिस फ्रांस सर्च कर रहा है और उसे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर वो कैफेज नियर लवर म्यूजियम टाइप करता है और रिजल्ट्स पढ़ता है। इसके बाद लड़का जब ये टाइप करता है ट्रांसलेट टू ए स्ट्रेस मिनियन, तो उसे दूर कहीं से एक लड़की की हंसने की आवाज आती है, क्योंकि फ्रेंच में सेंटेंस का मतलब होता है यू आर वेरी क्यूट।
वीडियो चलती रहती है, फिर लड़का सर्च करता है हाउ टू इम्प्रेस अ फ्रेंच गर्ल, फिर वो लड़का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एडवाइस, जॉब्स अवेलेबल इन पेरिस, प्लेन की लैंडिंग टाइम और ब्यूटीफुल पेरिस चर्च वगैरह सब सर्च करता है। एक ऑडियंस के तौर पर आप गूगल सर्च के थ्रू डेटिंग से लेकर शादी होने तक ये पूरी स्टोरी देख लेते हैं। और फिर जब लड़का ये सर्च करता है हाउ टू असेंबल अ क्रिब, तो ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। और व्यूअर्स एक लड़के की एक प्यारी फ्रेंच लड़की के साथ डेटिंग से लेकर शादी और बच्चा होने तक की पूरी कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पूरी क्रिएटिव लैब ने मिलकर यह वीडियो प्रेजेंट किया। ये वीडियो गूगल सर्च मार्केटिंग टीम को बहुत पसंद आया। इस वीडियो को देखकर टीम मेंबर बड़े इमोशनल और इंस्पायर्ड हुए। सीईओ की वाइफ तक इस वीडियो से बड़ी प्रभावित हुई। ये वीडियो तुरंत गूगल पर कंटेजियस हो गया और तब गूगल ने फैसला किया कि वो इस वीडियो को पब्लिक में रिलीज करेंगे। गूगल टीम के साथ साथ ये वीडियो पब्लिक को भी उतना ही पसंद आया। इस तरह से गूगल का ये वीडियो वायरल हिट हो गया। तो इमोशंस की पावर को समझने के बाद अब हम समझते हैं पब्लिक इस चैप्टर को। इस चैप्टर का लेसन है जो सब कर रहे हैं वही कंटेजियस बन जाता है। जब लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो कॉपी करने लगते हैं, या जो उनके साथ वाला कर रहा होता है वही करने लग जाते हैं। इसीलिए तो बारटेंडर्स या बरिस्ता स्टीवर्ड्स टिप जार में अपनी जेब से सिक्के निकालकर डालते हैं ताकि उन्हें देखकर कस्टमर्स भी अपनी टिप जार में डाल दें। आपने गौर किया होगा कि जब कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में एक दोस्त टिप दे रहा होता है तो दूसरा दोस्त भी टिप जरूर देता है। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में आए हैं, आप वहां किसी को नहीं जानते, इसलिए आपको यह भी नहीं पता कि शहर में अच्छा खाना कहां मिलेगा, तो आप अपने फ्लैट के बाहर निकल कर आते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। आप सोच रहे हैं कि अब खाने के लिए कहां जाएं। आपको रेस्टोरेंट, स्टॉल, डाइनर हर जगह कस्टमर्स की भीड़ दिखाई देती है। तभी आपको एक लंबी लाइन नजर आती है जहां लोग खाने का ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। आप भी लोगों की देखा देखी उसी लाइन में लग जाते हैं, यानी आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है। आपको लगता है कि यहां का खाना जरूर अच्छा होगा, तभी तो वहां इतनी भीड़ लगी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके तो उसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की नजर में लेकर आइए। सेम यही चीज आपके आइडियाज के साथ भी है। इसे जितना हो सके पब्लिक कर दीजिए। कंटेजियस बनने का सीक्रेट है पब्लिक विजिबिलिटी। एक बार स्टीव जॉब्स पावरबुक G4 का सही डिजाइन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यह एप्पल का नया प्रोडक्ट था और अब तक का सबसे पतला लैपटॉप था। इसकी मोटाई सिर्फ 1 इंच रखी गई थी। जैसा कि इससे पहले के प्रोडक्ट्स के साथ भी हुआ था, स्टीव जॉब्स इस लैपटॉप के डिजाइन, पैकेजिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर बड़े पैशनेट थे। लेकिन स्टीव जॉब्स कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम था जब एप्पल अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा था। जब लैपटॉप बंद होता था तो एप्पल की बाइट वाली साइड यूजर की तरफ होती थी। जरा सोचिए ये कैसा लगता होगा। जब आप इसे बैग से निकालेंगे, अपनी टेबल पर रखेंगे और खोलेंगे तो एप्पल आपकी तरफ होगा। स्टीव जॉब्स ने इसके बारे में काफी सोचा। अगर पावर बुक इसी तरह रहा तो जो लोग एप्पल यूज करते हैं उनके लिए लोगों में हमेशा उल्टा रहेगा और यह सिचुएशन कहीं पर भी आ सकती थी। कॉफी शॉप, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट या कहीं पर भी। तो स्टीव जॉब्स को कुछ ना कुछ डिसाइड करना था। जाहिर है एप्पल का लोगो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। इसकी ओरिएंटेशन डिजाइन का जरूरी हिस्सा थी। बेशक पावरबुक G4 इसे यूज करे या ना करे, तो कौन सा ज्यादा पब्लिक है, कौन सा ज्यादा कंटेजियस है, कौन सा ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है? एप्पल का लोगो जो यूजर्स के ठीक सामने होगा या जो लोगों को बाहर से दिखेगा? कौन सी साइड में एप्पल का लोगो ज्यादा पावरफुल लगेगा? अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्टीव जॉब्स ने अपना डिसीजन ले लिया था। जब भी आप एप्पल का लैपटॉप ओपन करेंगे, कॉफी शॉप या किसी भी जगह, हर कोई उस लोगो को देख सकता है। लोगों को एप्पल उल्टा नजर नहीं आएगा। पब्लिक विजिबिलिटी के बारे में आप एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये इन गिफ्ट्स या चीजों के बारे में जो आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने पर मिलते हैं, जैसे मैराथन, कोई कॉन्फ्रेंस या जब आप किसी शॉप से प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। इसे हम बिहेवियरल रेजिड्यू बोलते हैं। जब आप मैराथन में पार्ट लेते हैं तो आप चाहे जीतें या ना जीतें, पर आपके पास मैराथन की टी शर्ट होती है, नंबर होता है, यहां तक कि रिस्ट बैंड भी होता है, जो सबूत है कि आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। लोग आपके पास ये चीजें देखते ही समझ जाते हैं कि आपने मैराथन में पार्ट लिया था। सेम यही चीज कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप के साथ भी होती है जो आप अटेंड करते हैं।
आपके पास उन जगहों के पैम्फलेट, पेन या टम्बलर्स हो सकते हैं जिससे देखने वाले को पता चलता है कि आप वहां गए थे। तो ये गिफ्ट्स उन इवेंट्स की पब्लिक विजिबिलिटी हैं, जिससे एक तरह से उन इवेंट्स की पब्लिसिटी होती है। पब्लिक विजिबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रीयूजेबल बैग, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट्स, टिफनीज, ब्लूमिंगडेल्स या दूसरे ब्रांड जो अपने पेपर बैग या रीयूजेबल बैग डिजाइन करते हैं, ताकि आप जब वो बैग लेकर कहीं जाएं तो लोग उस ब्रांड के लोगो को देखकर समझ जाएंगे कि आपने उस ब्रांड की शॉपिंग की है। तो ये भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट का तरीका है। ये एक पावरफुल पब्लिक विजिबिलिटी टेक्निक है। आपके फ्रेंड्स या कलीग्स आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं या उस बुटीक में आपके एक्सपीरियंस के बारे में मालूम करना चाहते हैं, और फिर आपकी देखा देखी वो भी सेम ब्रांड की चीजें खरीद लेते हैं। तो पब्लिक यानी कि पब्लिक बिहेवियर को समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू से हमें क्या समझना चाहिए? कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल टिप्स, हाउ टू वीडियोस, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हम सब के साथ शेयर करते हैं, ये सब कंटेजियस होते हैं, क्योंकि हम इन्हें शेयर करके दूसरों को भी जानकारी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इससे हमारी सोशल बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। जरा अपने फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचिए, या अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के बारे में। आपने अब तक ढेर सारे हाउ टू वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल्स, हाउ टू बेक कुकीज, हाउ टू रिपेयर द बाथरूम सिंक, हाउ टू कैच मोर फिशेस वगैरह वगैरह। ये वीडियोस इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि ये लोगों को ऐसी काम की जानकारी देते हैं जो उन्हें चाहिए, और हम इन वीडियोस को इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम दूसरों की रियल में हेल्प करना चाहते हैं या उनकी लाइफ को बेटर बनाने में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। इसे हम ऑल्टरिज्म बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब राह चलते कोई अजनबी हमसे डायरेक्शन पूछता है या टाइम पूछता है तो हम बता देते हैं। आप प्रैक्टिकल वैल्यू को एक तरह से एडवाइस भी मान सकते हैं जो आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि आप उनकी केयर करते हैं। जैसे हम किसी को अपने अनुभव से बताते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा डायपर ब्रांड बेस्ट रहेगा, या कौन सी वेजिटेरियन रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होती है, कहां से आपको बेस्ट इंश्योरेंस प्लान मिलेगा। अगर आप भी अपने आइडियाज को कंटेजियस बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को हाईलाइट कीजिए। अपने फॉलोअर्स के साथ टिप्स और एडवाइस शेयर कीजिए। आप चाहे जो भी हों, एक एंटरप्रेन्योर या एक मार्केटर, अपने प्रोडक्ट्स की प्रैक्टिकल वैल्यू पर जोर दीजिए और शेयर कीजिए। क्या इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है? इसके स्टेप्स फॉलो करना कितने इजी हैं। बस सोचिए कि आप लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू के जरिए ही आप कंटेजियस बन सकते हैं। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम बढ़ते हैं स्टोरीज की ओर। अच्छी कहानियां सबको पसंद आती हैं। हर गाना, हर कमर्शियल एड, पिक्चर, ब्रांड एक स्टोरी ही तो है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? एक बार कोई अगर कहानी शुरू कर दे तो हम पूरी सुने बिना नहीं रहते। सिर्फ कोरी जानकारी लोगों को मजेदार नहीं लगती, पर स्टोरीज लगती हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कमर्शियल एड, ब्लॉग, आर्टिकल, प्रेजेंटेशन, स्पीच, वीडियो क्लिप कंटेजियस हो, तो उसकी शुरुआत आपको एक स्टोरी से करनी होगी। यह स्टोरी इस बात को प्रूव करती है। क्या आपने कभी जैरेड फोगल और उनकी सबवे डाइट के बारे में सुना है? जैरेड एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी थी। उसे जंक फूड खाने की बड़ी आदत थी और वो कभी एक्सरसाइज नहीं करता था। इस वजह से जैरेड का वजन 425 पाउंड तक पहुंच गया था। उसके रूममेट को उसकी बड़ी फिक्र रहती थी। जैरेड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसे जल्द से जल्द इस बारे में कोई कदम उठाने की जरूरत थी। यही कारण था कि जैरेड ने डिसाइड किया कि वो अब से सबवे डाइट स्टार्ट करेगा। लेकिन ये डाइट क्या थी? लंच में जैरेड सबवे से 1 फुट लंबा वेजी सब लेता था और डिनर के लिए वो एक 6 इंच टर्की सब खाता था। कई महीनों तक जैरेड ने सिर्फ सबवे के सैंडविचेस ही खाए। 3 महीने तक यही डाइट फॉलो करने के बाद जैरेड का वेट 100 पाउंड कम हुआ। उसकी कमर 60 इंच से घटकर 34 इंच रह गई थी। ओवरऑल जैरेड ने 245 पाउंड घटाए। यही नहीं, सबवे ने उसे अपनी एडवर्टीजमेंट का चेहरा भी बना लिया था। काफी अमेजिंग स्टोरी है ना? एक आदमी जिसने कई महीनों तक सिर्फ फास्ट फूड खाया और कुछ नहीं। असल में जैरेड की स्टोरी सबसे पॉपुलर वेट लॉस स्टोरीज में से एक बन गई। यह स्टोरी है तो काफी सिंपल, पर इसमें 4 पॉइंट हैं जो लोग इस स्टोरी से सीख सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि सबवे के पास हेल्दी ऑप्शन भी है।
हालांकि उनके मेन्यू में ज्यादातर सैंडविचेस ही हैं। सेकंड पॉइंट, क्या कोई सिर्फ सबवे का खाना खाकर वेट लूज कर सकता है? थर्ड पॉइंट, जैरेड ने सिर्फ 1-8 पाउंड्स नहीं घटाए बल्कि काफी वेट लूज किया था। और फोर्थ पॉइंट, क्या सबवे के सैंडविचेस इतने टेस्टी हैं कि कोई आदमी उसे महीनों तक लगातार खाता रहे? देखा आपने, ये होती है स्टोरी की पावर। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन किसी स्टोरी के रूप में शेयर करते हैं तो वो लोगों को ज्यादा वक्त तक याद रहती है, क्योंकि स्टोरी का नैरेटिव हमें बांध लेता है, हमें सुनने पर मजबूर कर देता है। उस स्टोरी से हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें वो स्टोरी सच लगती है। अगर कोई आपको कोई अच्छी स्टोरी सुनाए तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप उसे दूसरों से शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आपकी फेवरेट स्टोरी क्या है? क्या आपको याद है कि आपने इसे कितनी बार शेयर किया था? तो कुल मिलाकर के 6 प्रिंसिपल स्टेप्स को समझने से हम अपने कंटेंट को कंटेजियस बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे यह पूछूं कि समरी आपको कैसी लगी, चलिए फटाफट हम कंक्लूजन के जरिए अपनी लर्निंग को रिवाइज कर लेते हैं। कंटेजियस बनने के 6 प्रिंसिपल स्टेप्स हैं, यानी कि सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशंस, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज। सोशल करेंसी है एक्सपीरियंस शेयर करना, जो हमारा सोशल स्टेटस बढ़ाए और हमारा सोशल ब्रांड स्ट्रांग करे। आपने इस बुक में इनर रिमार्केबिलिटी, गेम मैकेनिक्स और लोगों को इनसाइडर की तरह फील कराने के बारे में सीखा। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्नैपल कैप फैक्ट्स, स्टारबक्स प्लानर्स और प्लीज डोंट टेल बार शेयर कर सकते हो। ट्रिगर से हमारा मतलब है वो आइडियाज जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। आपने ये सुना होगा कि जब नासा ने मार्स में पाथफाइंडर मिशन लॉन्च किया था तो चॉकलेट बार मार्स के प्राइजेस अचानक से बढ़ गए थे। हालांकि ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं बल्कि सिर्फ एक इत्तेफाक था। इमोशंस हमें बहुत अटैच्ड फील कराते हैं। आपको पता होगा कि कई साल पहले गूगल सिर्फ एनालिटिक्स करता था, लेकिन क्रिएटिव लैब ने देखा कि लोगों को जोड़े रखने में इमोशंस कितने पावरफुल साबित होते हैं। अगर आप अपने फॉलोअर्स को कुछ फील कराना चाहते हैं तो वो भी आपकी केयर करेंगे और आपका आइडिया जरूर शेयर करेंगे। जैसे आप सब गिगलर्स गीगल स्टोरीज, गीगल एप्स एंड गीगल वीडियोस शेयर करते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी, यानी कि लोग वही फॉलो करते हैं जो दूसरों को करते देखते हैं, इसीलिए अपना आइडिया जितना हो सके विजिबल रखिए, यानी कि सबको आपके आइडियाज के बारे में पता चल जाए। आपने इस बुक में सीखा कि स्टीव जॉब्स भी दुविधा में फंस गए थे कि एप्पल के लोगों को यूजर्स को फेस करना चाहिए या दूसरे लोगों को जो कि लैपटॉप देख रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यह डिसीजन कितना पावरफुल था। प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी कि वो एडवाइस, वो टिप्स, यूजफुल या हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जो आप दूसरों से शेयर करते हैं, और ये कंटेजियस होते हैं क्योंकि इससे दूसरों के साथ हमारे बॉन्ड्स और कनेक्शन भी मजबूत होते हैं। स्टोरीज बहुत पहले से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अहम पार्ट रही है। किसी को भी एक अच्छी कहानी सुनाइए, उसे मजा आएगा, लेकिन सिर्फ बेजान फैक्ट्स या कोरी जानकारी मत शेयर कीजिए। एक इंटरेस्टिंग कहानी भी शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छी स्टोरी है तो लोगों को सुनाइए, लोग पसंद करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग टीम के मेंबर, कोई ब्लॉगर या एक यूट्यूबर, चाहे आप जो भी हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और आप ये कर भी सकते हैं। इस बुक समरी में दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका आइडिया एकदम वायरल हो जाएगा। इस नॉलेज को लोगों की हेल्प करने के लिए यूज कीजिए और लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं इत्मीनान से आपसे पूछ सकता हूं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी, और आपको भी इत्मीनान के साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास और आपकी लर्निंग जरूर लिखनी है, ताकि जब भी कोई यूजर उन लर्निंग्स को पढ़े तो उसका फायदा हो। करेंगे ना? बिल्कुल, इंतजार में हैं हम। आप ये भी सजेस्ट कीजिए कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।